नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अक्टूबर 2023 में टॉपिक करंट में रहे हैं, उन टॉपिक के बारे में जो उस पर आधारित प्रश्न बनाए गए हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि इंग्लिश में भी है तो आप लोग कंफर्टेबल होंगे। जो शब्द न समझ में आए आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। दूसरा कहा जा रहा है कि मतों में केंद्र की हिस्सेदारी 50%। जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करना एक वैधानिक निकाय। कुल सदस्य संख्या 33। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो जीएसटी परिषद है उसके बारे में उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें से कितने सही हैं, आप लोग अगर जीएसटी परिषद के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। 2016 जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था उससे संबंधित। देखिए, सबसे पहली बात, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं होते। यह अर्थात जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय कह सकते हैं। 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था उसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया था और 279 ए के माध्यम से इस संस्था का प्रावधान किया गया, अर्थात जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। तो इस आधार पर आप कहेंगे कि यह एक वैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया। और यहाँ पर जो कहा गया अध्यक्ष ये वित्त मंत्री होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। मतों में केंद्र की जो हिस्सेदारी होती है वो 50% नहीं बल्कि 33% होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर 33 कुल सदस्यों की संख्या, 28 राज्य और बाकी जो मिलाकर के हैं, कुल मिलाकर के इसमें 33 सदस्य हैं। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया तो कि जो केंद्र की हिस्सेदारी है कुल सदस्य संख्या के साथ साथ जो प्रतिशत है मतों में केंद्र की हिस्सेदारी वो 50% नहीं है, 33%। तो आसानी से अब आप लोग चूज कर सकते हैं कि इसमें सही कौन सा है। तो सही कौन सा है? तीसरा सही है और पांचवा सही है, क्योंकि यह जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करती है, टैक्स स्लैब को लेकर के सिफारिश करती है, किस वस्तु पर या सेवा पर टैक्स लगाना है, नहीं लगाना है, कब से लगाना है, इत्यादि बातें। तो आपका सही होगा, चूंकि 2 की बात की जा रही है तो केवल 2 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। 279, 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है, इसके साथ साथ विभिन्न दर, यहाँ पर दर स्लैब या कर स्लैब के बारे में आप कह सकते हैं, टैक्स स्लैब के बारे में निर्धारण करता है, संरचना, इससे संबंधित बातें, ये सारी बातें आपके सामने हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में ये सब कुछ मिल जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। वह व्यक्ति कौन है जिन्हें यूएनईपी द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा गया? इन्होंने C2+50% फार्मूले की सिफारिश की, साथ ही पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो अगर थोड़ा भी आप लोग समझ रहे हैं, थोड़ा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इकोनॉमी से संबंधित बातें अगर बेसिक क्लियर होंगी तो आप लोग सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन को टिक करेंगे। अब बात यह है कि एमएस स्वामीनाथन से संबंधित बातें तो हैं ही, लेकिन उन्होंने जो एमएसपी से संबंधित अवधारणा दिया था और जो सलाह उनकी थी या सिफारिश कह सकते हैं, जो अलग अलग समय पर किसान आंदोलन हुए हैं, अभी कुछ ही समय पहले किसान आंदोलन हुए थे, तो उसमें जो डिमांड की जा रही थी तो उसमें C2+, ठीक है, C2+50% की बात हो रही थी। सवाल ये है कि C2 का मतलब क्या है? तो उससे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि एमएसपी से संबंधित जो सिफारिशें एमएस स्वामीनाथन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग A2 की बात हुई थी। A2 का मतलब ये है कि किसानों के द्वारा कृषि कार्य के लिए जो प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जा रहा है या प्रत्यक्ष रूप से व्यय किया जा रहा है, जैसे कि बीज पर, उर्वरक पर, इसी पर तो खर्च किया जाता है।
कीटनाशकों पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा श्रम, पट्टा, भूमि, ईंधन, सिंचाई, इन सभी पर किसान प्रत्यक्ष रूप से खर्च करता है। तो इसको कहा जाता है A2। ठीक है, अब बात आती है कि A2 के अलावा भी और चीज़ें हैं, तो A2 प्लस FL यानी कि फैमिली लेबरर की बात आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष व्यय, अब जैसे मैंने कहा कि A2 प्लस FL, तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें ये चीज़ें शामिल हैं, यानी कि A2 भी शामिल है और A2 में प्रत्यक्ष रूप से किया गया व्यय शामिल है, और इसके साथ साथ ये जो FL है, इसका मतलब ये है कि जो पारिवारिक श्रम है वो भी तो उसमें गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा, उसको भी शामिल कर लिया जाता। तो यहाँ पर A2 एक हो गया प्रत्यक्ष व्यय, और इसमें A2 प्लस FL में ये A2 पहले से शामिल है, प्लस यहाँ पर कह दिया गया कि जो पारिवारिक श्रम है। इसके बाद एक और आता है जिसको कहते हैं C2। अब C2 का मतलब क्या है, C2 का मतलब ये है कि A2 अब इसी में शामिल है, ये A2 भी शामिल है, A2 प्लस FL। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। ये भी शामिल है में किसानों की, ठीक है, भूमि, या जो उनकी भूमि है उस पर रेंट भी तो दिया जाएगा, स्थिर संपत्ति पर किराया भी तो दिया जाएगा, ब्याज का भी तो भुगतान किया जाएगा, तो इन सबको शामिल किया जाता है। तो MS स्वामीनाथन ने ये कहा था कि C2 प्लस 50% MSP होना चाहिए। तो यहाँ से सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे, ये इसमें कथन सही है। इससे संबंधित बातों को देख लें। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि 2023 में निधन हो गया है। कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन का निधन हुआ। ठीक है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग की सहायता से इन्होंने गेहूं के उत्पादन में वृद्धि किया था। स्वामीनाथन को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि इत्यादि, ये सबको सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें, आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक भी इनको कहा है। तो इससे संबंधित बातें आप लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बेचने से बॉन्ड यील्ड का बढ़ना सामान्य बात है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अगर सरकार को, सिक्योरिटी का मतलब ये है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा कागज जो विश्वसनीय हो, जिसके आधार पर वित्त बाजार से आप वित्त एकत्र कर सकते हैं या ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जिसको ऋण चाहिए, वो आपको प्रतिभूति देगा, सिक्योरिटी इंग्लिश में बात करेंगे तो सिक्योरिटी, कोई एक कागज देगा जिस पर सारी बातें लिखी रहेंगी कि आपने मुझे इतना ऋण के रूप में दिया है, अर्थात निवेश के रूप में, आप ऐसे कह सकते हैं, एक व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है, और उस पर कितना ब्याज मिलेगा, यील्ड क्या होगा, ये सारी बातें उस पर लिखित होंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि फिक्स रेट ब्याज हो या फिर वहाँ पर फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है सरकार को भी ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही सरकार भी करती है। ठीक है, तो यहाँ सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बेचने से बॉन्ड यील्ड का बढ़ना सामान्य बात है। एक बात और समझिए कि ये जो कहा जा रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO संक्षेप में कहा जाता है। OMO भी एक मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जब RBI करती है तो उसका अर्थव्यवस्था पर, तरलता पर क्या प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर देखें कि तहत बॉन्ड यील्ड का बढ़ना सामान्य बात है। दूसरी बात, किसी बॉन्ड की यील्ड उसकी कीमत के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी बॉन्ड की कीमत बढ़ने से बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। और अगर, चूंकि ये बड़ी संकल्पना है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये बातें समझ में आएंगी। फिलहाल इसकी व्याख्या एक बार मैं दिखा दूंगा। इसमें सही कौन सा है, इसमें सही ऑप्शन आपका A है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अब यहाँ पर देख लें, बॉन्ड यील्ड से संबंधित हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों, जिसे GSEC कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला किया है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ लीजिए, ये गवर्नमेंट है
गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है या गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको ये लग रहा है कि मार्केट में तरलता ज़्यादा है, उस तरलता को सोखना है, तो एक सिक्योरिटी, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर जारी कर दिया। इस पर कह दिया कि आपको ब्याज दिया जाएगा। अब ब्याज फ्लोटिंग रेट हो सकता है या फिक्स रेट हो सकता है, जो भी, ठीक है। तो लोगों ने अब इस सिक्योरिटी को, इस प्रतिभूति को खरीद लिया। इस पर जितना आपने निवेश किया है, मतलब जितना आपने पैसा, जितने पैसे का सिक्योरिटी दिया है, तो मूलधन तो मिलेगा ही, ब्याज भी मिलेगा। तो लोग ये सिक्योरिटी खरीदेंगे। तो मान लीजिए कि ये राम नामक व्यक्ति है, इसने इसको खरीदा और ऐसे 10,000 लोगों ने खरीदा और 1 लाख की ये प्रतिभूति है। तो जितने लोगों ने खरीदा उतने लोगों से पैसा अब सरकार के पास चला गया। तो सरकार की जो वित्तीय आवश्यकताएं थी या जो वित्त की आवश्यकता थी वो पूरा कर सकती है। और दूसरी बात ये है कि बाजार में अर्थात लोगों के पास अब तरलता कम हो गई, जिसकी वजह से अब वो डिमांड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मुद्रास्फीति कंट्रोल करने या मुद्रा, या आप ऐसे कह सकते हैं तरलता को नियंत्रित करने का एक माध्यम भी है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अर्थात खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, खरीद और बिक्री की जाती है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि जो ओपन मार्केट में ये प्रतिभूति बेचे जाएंगे तो इससे तरलता कम हो जाएगी, और जब खरीदे जाएंगे सरकार के द्वारा, दोबारा सरकार के बिहाफ पर आरबीआई करती है, तो जब खरीदा जाएगा तो व्यक्ति का मूलधन तो मिल ही रहा है, उस पर जो ब्याज मिलने वाला था वो भी उसको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अब तरलता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इत्यादि बातें आप याद रखेंगे। आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला लिया है और इससे वित्त वर्ष 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई बाजार में रुपए की तरलता बनाए रखने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग करती है, कम करने, बनाए रखने। बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड एक प्रकार का ऋण लिखित है। जैसे मैंने कहा कि प्रतिभूति, उसी तरह से बॉन्ड आप समझ लीजिए एक ऐसा प्रपत्र है या ऐसा एक प्रमाण पत्र है जिसके माध्यम से आप वित्तीय बाजार से ऋण एकत्र कर सकते हैं या वित्त एकत्र कर सकते हैं। यहाँ पर बाजार से ऋण लेने का एक साधन है। इसके तहत कोई निवेशक किसी इकाई, कॉरपोरेट या सरकार को पैसा उधार देता है और वो उधार लेता है जो बॉन्ड जारी करता है या प्रतिभूति जारी करता है। इससे बॉन्ड जारीकर्ता को निर्धारित अवधि के लिए फ्लोटिंग दर या निश्चित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है, ठीक है। इससे संबंधित बातें आप लोगों ने देख लिया, सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। सब पर एक एक करके पढ़ने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। जो इसका मूल था वो मैंने अब आपको बता दिया, कहाँ से ये किया जा सकता है, कहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, किस अवधारणा पर बनाया जा सकता है, वो भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसके सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तीसरा कह रहा है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना हुई है। अब आपसे पूछा गया है कि कितने कथन इसमें से सही हैं। 4 नंबर प्रश्न है, जितने भी व्यक्ति हैं जो इसको सही, इसमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पर आप टिक कर सकते हैं। टिक करने का मतलब ये है कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी तीनों ही सही हैं, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का जो आयोजक है यहाँ पर और जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के संयुक्त रूप से किया गया, अर्थात संयुक्त रूप से इन तीनों ने मिलकर के किया। अच्छा, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो थीम अनुसंधान से प्रभाव तक न्याय संगत और अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर इसका थीम था, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लें। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है। किसके अंतर्गत? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन। इसके अलावा यह देश में कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। इसका पूरा नाम इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद था। 1929 की बात की जा रही है। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है। ये ध्यान रखेंगे कि भारत हल्दी का न केवल सबसे बड़ा विश्व में उत्पादक है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। हम सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन भी करते हैं, सबसे ज़्यादा इसका उपभोग भी करते हैं, अर्थात खाते भी हैं, और सबसे ज़्यादा बेचते भी हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। भारत में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कृषि मंत्रालय के अधीन है। कृषि मंत्रालय नहीं, यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा निर्यातक है। बिल्कुल सही बात है। ये कथन आपका गलत है। करक्यूमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित भी बातें आपको देखने को मिल रही हैं। तो 3 आपका सही हो रहा है। कौन कौन सा? पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। अब इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि केवल 3 इसमें सही है। बताइए, यहाँ से बातें समझ में आ गई, यानी कि आपका सही कौन सा आंसर होगा? सी आंसर आपका सही होगा। अब हल्दी के बारे में बात कर लेते हैं। हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन हेतु अधिसूचना जारी किया था। भारत विश्व में न केवल हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि उपभोक्ता भी है और उसका निर्यातक देश भी है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, और इसमें 4 सदस्य होते हैं। वाणिज्य, कृषि और आयुष मंत्रालय तथा औषध विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 सदस्य होते हैं। 8 अन्य सदस्य होते हैं। हल्दी के मूल्य श्रृंखला से जुड़े व्यक्ति होते हैं। यह बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। बाकी इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लिए कितना मिनिमम या इससे अधिक वार्षिक वर्षा अच्छी होती है, ये भी आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। रोपण 9 से 10 महीने बाद प्रकंद या हल्दी की प्राप्ति होती है, अर्थात ये कितना लंबा समय लेता है पकने में या फसल तैयार होने में, इत्यादि बातें। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे बड़े हल्दी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र है, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जॉन फासे को वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब इससे तो आप लोग, चूंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि जॉन फासे को वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में वर्ष 2024 में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर कितनी रही है? तो अर्थात श्रम में महिलाओं की भागीदारी 24% रही है। बिल्कुल सही बात है, पुरुषों की ज़्यादा है। विकास और महिला श्रम बल भागीदारी के बीच यू आकार का संबंध है। बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ पर जो तीसरा कथन है, तीसरा कथन भी सही है। तो इसमें सही कौन कौन सा है ये भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा गया है कितने सही हैं, 24% की बात कही गई है, तो क्या 24% ही है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1 और 2 इसमें सही है, बाकी ये तीसरा गलत है। ठीक है, अब इसके आधार पर केवल 2 आपके सही विकल्प होंगे, केवल 2 इसमें से सही हैं। ठीक है, अब महिला श्रम भागीदारी, जब यू आकार की हमने बात किया तो यू आकार का संबंध जो है विकास और महिला श्रम बल की भागीदारी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, यहां पर देखें, श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में समझ को बढ़ाने के लिए क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है, को वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लैंगिक असमानता की स्थिति के संदर्भ में बात करें तो वैश्विक स्थिति लगभग 50% महिलाएं वैतनिक रोजगार में हैं, जबकि पुरुषों के मामले में यही अनुपात 80% है। दक्षिण एशिया में केवल लगभग 25% महिलाएं ही श्रम बाजार, पूरे दक्षिण एशिया की बात की जा रही है, श्रम बाजार का हिस्सा है। भारत में स्थिति क्या है?
तो भारत में 2022 के लिए महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 24% और पुरुषों की जो रही है वो 73.6% रही है। वर्ष 2021 के लिए भारत में महिलाओं में सुभेद्य रोजगार दर कितना रहा है 2021 में, तो 73.3% और पुरुषों के बारे में बात करें तो 72.9%। ठीक है, इत्यादि बातें। अब इसको देखने के बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लार्ज डिफॉल्ट की डिफॉल्ट राशि, ठीक है, 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक होती है। दूसरा कह रहा है अब विलफुल डिफॉल्टर को सीमित क्रेडिट सुविधा ही मिल सकेगी। तीसरा कह रहा है विलफुल डिफॉल्टर ऋण चुकाने में सक्षम वे उधारकर्ता हैं या वे उधारकर्ता जो ऋण की अदायगी नहीं करते हैं। विलफुल डिफॉल्टर समझ लीजिए, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपने बैंक से ऋण लिया और आप इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के ही ऋण लिए हैं कि आपके पास क्षमता तो है चुकाने का, लेकिन आप चुकाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके अपने आप को डिफ़ॉल्ट घोषित किया जा रहा है। आपकी क्षमता है कि ऋण चुका सकते हैं, लेकिन आप नहीं चुकाना चाहते। यहाँ पर बात यह है कि नहीं चुकाना चाहते। तो अब इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं कि इसमें सही कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से केवल और केवल 1 और 3 सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, बाकी जो दूसरा है ये सही नहीं है। सीमित क्रेडिट की बात की गई है, तो सीमित क्रेडिट की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, सीमित क्रेडिट की सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो कौन कौन से सही होंगे, तो केवल 2 ऑप्शन इसमें सही हैं, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित बातें यहाँ पर व्याख्या में दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। टोकनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डेटा सुरक्षा के लिए संवेदनशील डेटा का गैर संवेदनशील समकक्ष में प्रतिस्थापन है। बिल्कुल ठीक बात है, टोकनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसके तहत भुगतान के समय कार्ड नंबर जो CVV होता है जैसी जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही हाल ही में RBI ने टोकन सृजन को सीधे बैंक के स्तर पर जारी करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर तीनों ही सही हैं। ये 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका C ऑप्शन सही होगा, यानी कि सभी 3 आपका सही होगा। यहाँ पर देख लें, RBI ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को सीधे कार्ड जारी करने वाले बैंकों संस्थानों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। टोकनाइजेशन के संदर्भ में बात करें तो डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या डेटा सुरक्षा के लिए संवेदनशील डेटा को गैर संवेदनशील समकक्ष के साथ प्रतिस्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का उपयोग कार्ड का पूरा डिटेल भरने की जगह एक यूनिट टोकन या कोड से भुगतान करने की प्रक्रिया या भुगतान किया जाता है, जहां पर आपका पूरा कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अर्थात आपकी संवेदनशील जानकारी वहां पर नहीं जा रही है, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आगे बढ़ें, ये सारी बातें। अगले प्रश्न को देख लें। भारत जापान कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, इसे भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के सहयोग से स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर पहला कथन। दूसरा, इसमें जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक एंकर निवेश, ठीक है, एंकर निवेशक होगी। अगेन, इसमें जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक एंकर निवेशक होगी। तीसरा कह रहा है यह कोष पर्यावरणीय स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों में निवेश करेगा। आपसे सही पूछा गया है, तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि तीनों ही सही है, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। इससे संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $600 मिलियन का भारत जापान फंड, ठीक है, लॉन्च करने के लिए JBIC और भारत सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एंकर निवेशकों के रूप में करार किया है, यह समझौता किया है। मुख्य बात यह है कि इस कोष में भारत सरकार और JBIC एंकर निवेशक होंगे। साथ ही साथ एंकर निवेशक किसी नए फंड में पूंजी लगाने वाला पहला निवेशक होता है। ठीक है, किसी भी, ये कहा जा रहा है कि नए फंड में पूंजी लगाने वाला पहला निवेशक होता है। एंकर निवेशक के संदर्भ में बात की जा रही है। यह घोषणा NIIF के पहले द्विपक्षीय फंड को चिन्हित करती है।
ठीक है। तो बाकी सारी व्याख्या पढ़ करके आप समझ सकते हैं। व्याख्या जो समझने की आवश्यकता है, जहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरबीआई के अधीन कार्यरत वर्ष 2035 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य, बीमा वाहक के रूप में महिलाओं पर बल, एक वैधानिक निकाय। ठीक है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसके संबंध में बात की जा रही है, ने बीमा वाहक संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संस्था और इसके द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संदर्भ में उपयुक्त में से कितने सही हैं, कितने कथन सही हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए ये किसके अधीन कार्यरत है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो इरडा के बारे में बात किया जा रहा है, आरबीआई के अधीन नहीं है, बल्कि यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, 99 की बात करेंगे, उसके 33 की स्थापना हुई थी। यहाँ पर जो कहा गया है कि 2035 तक लक्ष्य रखा गया है, ये 2035 तक की बात नहीं कही गई है। लक्ष्य को आप लोगों को ध्यान रखना है कि कब तक के लक्ष्य की बात कही गई है। ठीक है, इसमें सही कौन सा है, ये इन सभी में से 3 और 4 आपका सही है। ये पहला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2035 तक नहीं है। ये तीसरा सही है और चौथा सही है। एक संवैधानिक नहीं, एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। इससे संबंधित अन्य बातों को देख लें तो हाल ही में देश के दूर दराज के क्षेत्रों में बीमा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा वाहक संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीमा वाहक ग्रामीण क्षेत्रों तक बीमा की पहुंच हेतु एक समर्पित वितरण चैनल है। उद्देश्य क्या है, संपूर्ण देश में बीमा की पहुंच को उपलब्ध कराना और उपलब्धता में सुधार करना। ठीक है, बीमा वाहक के रूप में ये कहा गया है कि महिलाओं को शामिल करने पर केंद्रित है, साथ ही साथ वे स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल कर सकती हैं, ये कहा गया है। जो महत्वपूर्ण बात उसमें थी, ध्यान रखना है, इस संस्था ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहाँ पर 34 दिया गया था, यहाँ पर 47 की बात कही गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1999 में किया गया था और एक वैधानिक निकाय है। चूँकि ये अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो अधिनियम संसद के द्वारा निर्मित है, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इससे संबंधित जो बातें थी, उन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आई होप आप लोग संस्कृति IAS का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़े होंगे, और जो व्यक्ति अभी तक जुड़े नहीं हैं आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।